I'm not getting any response. क्या आपको सुनाई दे रहा है ना? At least ये confirm कर दीजिए. Am I audible to all of you? Net and everything is fine or not? Good. So, Saswa says yes, fine. So, maybe like time lag की वजह से थोड़ा सा लेट आ रहा होगा. तो आगे बढ़ते हैं. वेव ऑप्टिक्स आपका स्टार्ट हुआ है. यस. सो वेव ऑप्टिक्स में अभी तक आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए हैं. उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली. पहला आपने पढ़ा है हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट. So he was the first person, or Huygens was the first who propagated this theory कि light एक wave होता है. Second जो आपने पढ़ा है that is interference के बारे में या फिर wave के basic nature के बारे में, wave equation. I'm assuming कि आपने videos को watch कर रखा है और उससे related कैसे question आते हैं उस पर हम लोग focus कर लेंगे. आज का जो वीडियो आपको दिया गया है that was based on YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इतना पोर्शन आपने अभी कवर किया है. वेव इक्वेशन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड स्टफ वही है जो आपने वेव में पढ़ा हुआ था. लाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ख्याल रखना है कि लाइट एक वेव होती है. बिल्कुल होती है. कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है. और कौन से बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं या फिर नॉन मैकेनिकल बोलते हैं. तो ये होता है. ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है. किसका वाइब्रेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फ्लक्चुएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर फ्लक्चुएट करती है. इसका मतलब ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर. और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वी के परपेंडिकुलर आएगा. यानी ये जो प्लेन है वाईजेड प्लेन है वो वी के परपेंडिकुलर है, इसलिए ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस आपने पढ़े थे. So this plane is perpendicular to V. Okay. So इस पर बेस मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप आंसर दीजिए. वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमको भी समझ में आएगा कितना आपने समझा है. जो नहीं समझा होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. So the screen is not visible. Is it so? क्या सभी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है या फिर ये पर्टिकुलर इशू है? Sir, everything is proper. Everything is proper, sir. Your voice and screen both. Okay, fine. So आशीष आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए. मे बी इशू फ्रॉम योर साइड. और ये दिख रहा है. सपोज करो कि आपको ऐसा बोलता है कि अपने पास एक मिरर है. किस तरह का मिरर लगा के दिया गया. और वेव फ्रंट या वेवलेट्स वाले पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको रखता हूँ. और आपसे बोला जाता है कि इस पर इंसिडेंट लाइट रे इस तरह से आ रहा है. लाइट रे ना बोल करके वेव फ्रंट बोलेंगे. दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दैट्स अ मिरर, दैट्स अ वेव फ्रंट. आपसे पूछता है कि ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर इस तरह का इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनेगा? अब ड्रॉ कीजिए. फिर मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आप उनमें से एक ऑप्शन को मार्क करेंगे क्योंकि आप जो ड्रॉ करेंगे वो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए ऑप्शन ड्रॉ करना बनता है. सो लेट्स से ऑप्शन ए यहाँ पर ड्रॉ है, बी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, सी यहाँ पर ड्रॉ है, डी यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा. और लेट्स से ब्लैक कलर यूज करते हैं. फर्स्ट बोलेगा कि ये ऐसा आएगा आगे जाता हुआ. ये बोलेगा ऐसा आएगा पीछे जाता हुआ. और just a minute. What happened?
और समथिंग अनवांटेड हैपेंड। तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से इट सेज कि ये वेव फ्रंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था, ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। फिर अब पिक्चर बना रहा हूँ मैं, और एक ये वेव फ्रंट फॉर्म दिया गया है और एक ये वेव फ्रंट फॉर्म दिया गया है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज गोइंग टू बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, क्योंकि मैंने पहले जो दो ऑप्शन से बनाए हैं वो आपके लिए आसान हो गए। तो डी ऑप्शन बताया जा रहा है, तो आपको जो चैलेंज आएगा वो सी और डी में आना चाहिए। बाकी ए और बी तो मार्क नहीं करेंगे क्योंकि प्लेन से प्लेन नहीं आता है। गुड। सो आपके जो आंसर है वो डी और सी को लेकर के। सो आप कैसे विजुलाइज करेंगे? विजुलाइज करने का अपना सीधा सा फंडा है, आप पहले इसको लाइट रे में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप लाइट रे में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लेन लाइट रे रहा होगा इस तरह से, बीम ऑफ लाइट। उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन कैसा आता है? रिफ्लेक्टेड वर्जन भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब है ये जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन देखोगे तो फिर इस वाले पार्ट को देखना होगा। उसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनते हैं वो कुछ इस फॉर्म में बनाएंगे आप। तो उसका सेंटर पॉइंट ये होगा और वहाँ से स्फीयर बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में कैसा बनेगा? बाद में इस तरह से बनेगा। तो रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद कैसा बन रहा है वो अपने को प्रायोरिटी पर रखना है। तो दोनों आपको दिख सकते हैं, एक ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, यानी सी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। लेकिन मार्क किसको करेंगे? जो रिफ्लेक्शन के बाद बना है। तो अगर आप उसको अलग से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ कन्वर्जिंग पहले आएगा, तभी इमेज बनेगा। और कन्वर्जिंग के लिए जो ये पॉइंट होता है वो सेंटर का काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। व्हाट टू नो। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है। एक बार कुछ ऐसा आया था, रफली मैं उसी तरह से ड्रॉ करता हूँ, फिर से आपको आंसर देना है। लेट से ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री पर एक प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है। ये इधर गया और लेट से ये μ1 मीडियम है और ये μ2 मीडियम है। रिफ्रैक्शन की स्टोरी बतानी है और लेट से ये बताता है μ2 इज डेंसर, μ1 इज रेयर। सो रेयर से डेंसर की तरफ ये जा रहा है। फिर आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाने हैं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो अगेन ऑप्शंस देने होंगे, आप उनको पहले ड्रॉ कर लीजिए। फिर मैं आपको ऑप्शन में से चूज करना होगा, ए बी सी डी लेट से। और एक क्लैरिफिकेशन के लिए रहने देते हैं, सिंपली ड्रॉ करते हैं। जैसा ये दिखाया गया एग्जैक्टली वैसा ही है। फिर कुछ ऐसा है, एंड देन कुछ ऐसा है। और लेस देन तो ये बोलता है कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा हो सकता है, which can be refracted wave front। ओके, सो एक आंसर हमको बी मिल रहा है, दूसरा ए मिल रहा है। और ए बी में कुछ माइनर से डिफरेंसेस रहे होंगे, वो आपको देखना होगा। कई बार क्या होगा, फिर एंगल वगैरह भी बता देगा। सो अपने को क्या देखना है, यहाँ पर इंसिडेंट जो लाइट आएगी या लाइट रे के टर्म में देखोगे तो वो इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, इस तरीके से। दिस शुड बी परपेंडिकुलर, दैट शुड बी रे। अगर ये रे आया हुआ है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। इसके बाद सिंस ये डेंसर मीडियम पे जा रहा है तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा। तो हमारे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो अब बेंड करेंगे, कुछ इस तरह से बेंड करेंगे, राइट।
उस तरह से बेंड करने का मतलब क्या हुआ कि जो ये दिखाया गया है उससे नीचे की तरफ बेंड नहीं जाएंगे बल्कि ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये जो दिखाया गया है ये किसी और डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि नॉर्मल के इधर जाना चाहिए, जो कि नहीं केस होगा। ये बोल रहा है कि इस तरह से आना चाहिए। इस तरह का आने का मतलब है कि जो आपको दिखाया गया है उससे और डाउन साइड की तरफ को बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये क्या है कि ये डाउन साइड से ऊपर की तरफ बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब जहाँ से आ रहा था। तो इसलिए हम ए को मार्क कर सकते हैं, ए को मार्क कर सकते हैं। इसमें डी दिया है, मैं समझ सकता हूँ कि फिर आपको डायरेक्शंस देखने में थोड़ा सा इशू बन जाएगा। तो उसके लिए एग्जाम में क्या करेगा, वो क्लैरिफाई कर देगा, वो इस एंगल को बता देगा। जैसे अगर ये बोलते हैं कि एंगल अपना 30 डिग्री है, राइट, तो फिर यहाँ पर भी वो एंगल ड्रॉ करके बताता। और ये एंगल ऐसा बोलता है, लेट्स से 25 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, और ये एंगल को ऐसा बोलता है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री है। अब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये जो 25 वाला है यानी वो 30 से कम हुआ है, यानी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, और ये 45 वाला है वो नॉर्मल से अवे गया है। तो उस केस में आप ए को मार्क करेंगे तो एंगल को मेंशन करेगा। जहाँ तक ये नंबर लाइंस के, ये नंबर ऑफ ये लाइन ड्रॉ करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कितने कितने फ्रंट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रंट होते हैं। सो दोज नंबर्स आर नॉट गोइंग टू मैटर, ओरिएंटेशन इज गोइंग टू मैटर। ओरिएंटेशन के लिए आप उसकी परपेंडिकुलर लाइन बताइए और फिर देखिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है या फिर उससे अवे गई है। सिंस डेंसर मीडियम पे जाना था इसलिए नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए वो कम आ जाना चाहिए। अगर पहले 30 था तो अब 30 से कम आएगा, 45 नहीं आएगा। और ये तो कोई और ही कहानी है। इस केस में आप ए को मार्क कर देंगे बच्चों। तो इस तरह से हाइजेन थ्योरी पर क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी उसका प्रूफ जो है हम लोगों ने प्रूफ किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो उन लॉज को प्रूफ करने का जो पॉइंट है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप याद रख सकते हो। इसके बाद इंटरफेरेंस पर आते हैं, वेव पर आते हैं, वेव इक्वेशन से रिलेटेड। वेव इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पाओगे कि वेव में क्या क्या चलता है, सारा कुछ पता रहता है। तो मैं सीधे एग्जाम्पल पे आता हूँ ताकि आप आंसर करेंगे। और आपसे ऐसा बोलता है कि ये जो एग्जाम्पल है, इस तरह का एग्जाम्पल पिछले 4-5 साल से हर बार एग्जाम में आ रहा है, जेईई के एग्जाम में। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक वैल्यू देता है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछता है। तो सिमिलर टाइप of क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार करते हैं। सो इट सेज कि wave equation of light, wave equation of light is given as E is equal to E naught sin kz minus omega t j cap. Find equation in terms of magnetic field. So आपसे ऐसा बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में दी गई है और किसी लाइट के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी ये बताइए। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ, आपको उन ऑप्शन में से राइट पकड़ना है, तब तक आप उसको सॉल्व कर लीजिए। It says B is equal to E naught by C sin kx minus omega t I cap. B is equal to E naught by C sin kx minus omega t minus k cap. B is equal to E naught by C sin
kz minus omega t, k क्या, और लास्ट में b इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी साइन kz माइनस ओमेगा t माइनस आई क्या। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पकड़ना है। एक ऑप्शन डी बताया गया है, दूसरा सी बताया जाएगा। तो जो आपने ये पढ़ा था कि उनकी डायरेक्शंस कैसे डिनोट करते हैं, तीनों में क्या रिलेशन होता है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। डी ऑप्शन बताया जा रहा है, डी और सी में अब मिक्स कर रहे हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास रूल पर्टिकुलर ई सी बी, और इस ऑर्डर में ई और सी ई बी ऑर्डर में राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। उसको याद रखने के लिए हम लोगों ने बात की थी, आप एक सर्कल बना सकते हो और उनके ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पर सी लिखते हो, यहाँ पर ई लिखते हो, तो यहाँ पर बी आएगा। ये उनकी डायरेक्शन बताएंगे। तो पहले तो हमको लाइट की डायरेक्शन पता करनी होगी, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, लाइट की डायरेक्शन इस फेज को देख करके बताते हैं। यहाँ पर z लिखा हुआ है, इसका मतलब z डायरेक्शन में चल रही होगी। सो लाइट इज ट्रैवलिंग इन z डायरेक्शन। अच्छा, प्लस और माइनस साइन को देखेंगे, अपोजिट साइन है, इसका मतलब प्लस डायरेक्शन में। इसका मतलब सी जो है, सी की डायरेक्शन है वो प्लस z डायरेक्शन है। अगर मैं कोई मैच नहीं करेगा तो फिर नन ऑफ दिस भी कर सकते थे। सो सी की जो डायरेक्शन है वो प्लस z डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब आप इसको k कैप बोल सकते हो। इसके बाद आप किसकी डायरेक्शन को दिखाई दे रही है, उनको ई की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। ई किस डायरेक्शन में जा रहा है, जे कैप में। सो ई की डायरेक्शन है जे कैप। व्हाट टू नो। अब आपको किसकी डायरेक्शन चाहिए, बी की डायरेक्शन चाहिए। तो इनके राइट हैंड रूल को यहाँ से फॉलो कर सकते हो। उस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि अगर इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो फिर ये डायरेक्शन आ जाएगी। यानी बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होती है वो ई से ई के बराबर होती है। बट हमको ई नहीं चाहिए, तो अपने को कौन सा चाहिए, बी चाहिए। तो हम सी और ई को क्रॉस करेंगे, राइट। सो दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सी क्रॉस ई मस्ट बी गिवन एज बी। मेनली डायरेक्शन का इशू है, बाकी तो आप जानते हो। सी की जगह कितना लिख देंगे, के कैप क्रॉस जे कैप शुड बी द डायरेक्शन ऑफ बी। सो इसका मतलब बी की जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो माइनस आई कैप आनी चाहिए। So magnetic field must be oscillating in the direction of minus I cap. तो आप देखोगे ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर यही होगा, बाकी कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर डी ऑप्शन फीजिबल हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं। आपको ये भी पता है कि बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ई नॉट बाई सी होता है। बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, यू रिमेंबर दैट, लास्ट क्लास में भी बताया हुआ मैंने। इसके बाद एक और पॉइंट हम लोगों ने पॉइंट लर्न किया, दैट पॉइंट इज कि इसका जो फेज होता है एग्जैक्टली वही फेज बी का रहता है। तो हम इस ए को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फेज बदल गया है। इसको भी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फेज बदल गया है। इसको इसलिए रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो ये सेम फेज रहेगा, यस। डायरेक्शन भी मैच कर रही है, यस। मैग्नीट्यूड भी मैच कर रहा है, यस। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। सो पॉइंट इज कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कैच करने के लिए कई सारे आइडियाज हैं। क्या, एक तो यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड करो, फिर फेज को सेम चेक करो, फेज में कोई इशू तो नहीं जा रहा है, फिर मैग्नीट्यूड को चेक करो, जो एग्री नहीं करेगा उनको रिजेक्ट कर दो। और इसको एक बार फिर से वॉच कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम्स जेई मेन के हर एक पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखता है। तो कभी ई देगा, बी देगा, सी पूछेगा, तो वो आप समझ सकते हो। तो ये वेव इक्वेशन से रिलेटेड हो गया।
फिर आपने इंटरफेरेंस देखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 cos फाई। इसके बारे में बात किया, ये आप ऑलरेडी जानते हो। और इस पे जो वेव की इक्वेशन लिखी गई थी वो हमने किसके टर्म में लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा था, लाइक E1 इज इक्वल टू E01 साइन kx माइनस ओमेगा टी। E2 is equal to E02. E02 is the second amplitude sin kx minus omega t plus phi। जब भी हम लोग सुपर पोजिशन कर रहे हैं, सेम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है सेम कलर की लाइट को यूज करेंगे और सेम ओमेगा लेंगे, यानी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, सेम सोर्स से आने वाली चाहिए। तो इसके बेसिस पर आपने ये भी निकाला था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आता है, फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए आई मैक्स निकाला, आई मिन निकाला, वो सारे रूल आपने पढ़ रखे होंगे। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपने वेब में भी किए थे सिमिलर टाइप के, और एग्जाम के लिए काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। सो लेट्स से अगर ऐसा बोलता है, टू लाइट वेव्स undergo interference at a given point if I1 is equal to I0 and I2 is equal to 2I0 and phase difference between them का मतलब दोनों लाइट के बीच का, is pi/4। Find the resultant intensity। तो आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए। अगर दो लाइट आपने यूज की है, उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आपको दी गई हैं और उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस भी दिया गया है। इसको हम दो पार्ट में एक ही पार्ट में रखते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये कोहेरेंट सोर्सेज रहे होंगे, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब है कोहेरेंट रहा होगा। ट्राई कीजिए और बताइए कितनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी। ओके, अगर आपको हार्ड जा रहा है तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इस तरह का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, कब पढ़ा था आपको अगर याद आता हो। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा और आपने वेब में भी स्टडी किया है। आई की जो वैल्यू होती है, लेट मी यूज डार्क कलर, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 plus 2 times square root of I1 I2 cos phi। This is how you use the value of resultant intensity।
Yes, now I'm getting some answers like 4 I naught or something 5 I naught. So I1 I2 आपको पता है और आपको इन वैल्यूज को उससे वापस रख देनी है. So I1 के प्लेस पर आपने I naught को रखना है. ये 2 I naught हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स I1 is I naught, this is 2 I naught cos 5 की जगह पे 45 रख देंगे या 5/4 रख देंगे. And that's done. इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए. तो ये बनेगा I naught प्लस 2 I naught प्लस एक I naught बाहर निकल आएगा तो ये बनेगा 2√2 I naught. कॉस्ट की वैल्यू 1/√2 होती है. √2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यस, तो आपको काउंटिंग प्रॉपर्ली करना है. I naught प्लस I naught विल बिकम 3 I naught और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा कि 2 I naught. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5 I naught. सो आपको पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें से राइट ऑप्शन कैच कर लेंगे और राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 5 I naught के बराबर हो जाएगा. गेटिंग दिस पॉइंट. तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेफिनेटली डील कर पाओगे. मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग आंसर देना स्टार्ट कर दें. ये फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी का आपको याद रखना है. एम्पलीट्यूड का भी आपको बताया गया था, वो भी याद रखना है. एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप एम्पलीट्यूड को एक एटम में लिखते हो तो ए का फॉर्मूला आपको याद रहता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos 5. आपको ये भी याद है कि आपने A मैक्स निकाला था. A मैक्स की वैल्यू कितनी आती है? A1 प्लस A2 के बराबर आती है. आपने A मिन भी निकाला था. A मिन की वैल्यू A1 माइनस A2 के बराबर आती है. आप बोलेंगे ये कब निकाला था? वेव के चैप्टर में आपने निकाला था. तो यहाँ पर बस A1 को आप चाहो तो E1 से रिप्लेस कर सकते हो या फिर A के टर्म में लिख के रख सकते हो. मोर ओवर आपने I मैक्स की वैल्यू भी निकाली है. I मैक्स की वैल्यू आती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर. I मिनिमम की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की थी जिसकी वैल्यू आती है I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर. तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटीज और मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के एक्सप्रेशन आपको याद रखने होते हैं. और अगर 5 बोलेगा तो फिर 5 के हिसाब से इसको याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे. इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं. तो आपको आंसर देना है. लेट्स से ऐसा बोलता है 2 light waves of intensities I naught and 4 I naught undergo interference. Find ratio of I min and I max. इसका मतलब आपको I मिनिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट का मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है. ट्राई. एक आंसर 3/5 आया. लेट्स वेट, कोई वेरीफाई करता है. फाइन. सो मैं सॉल्व कर लेता हूँ तब तक आपके लिए. आई मिनिमम का जो एक्सप्रेशन होता है वो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है. और आई मैक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है. यस, एक आंसर 1/9 आ रहा है. अब इन दोनों को आपको सिंपली डिवाइड करना है. जब आप सिंपली डिवाइड करेंगे
तो आपको रेशियो मिल जाएगा। तो ये बनेगा I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। वेव के चैप्टर में आपने नोट किया होगा, फिर से एक बार नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप, सेम स्टोरी। अगर कभी एम्पलीट्यूड देगा तो एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड के टर्म में ये बन जाएगा ये खैर एम्पलीट्यूड को हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी आप इतना देख लीजिए। तो इसके लिए फिर अपना आंसर निकालना था। I1 की वैल्यू I0 रखेंगे, √I0 आ जाएगा। इसको √4I0 कर देंगे, डिवाइड बाई √I0 आएगा और √4I0 आएगा। इसके बाद स्क्वायर कर देंगे। देन आफ्टर यू कैन थिंक ऑफ कि अपसाइड कितना बचने वाला है। ये √2 बाहर आएगा तो माइनस √I0 बनेगा और ये 3 √I0 हो जाएगा। स्क्वायर करना है, √I0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। इसका मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1/9 और फिर ये करेक्ट आंसर कैटेगरी में चला जाएगा। सो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रिपेयर रहना है और आप पाएंगे कि काफ़ी सिंपल रहता है। बट आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है कि ऐसी फॉर्मूले को हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको A1 से रिप्लेस कर देंगे, इसको A2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 9 लिखा था, तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, A1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। एक बार उसने एम्पलीट्यूड दे करके बोला कि बताइए कितना रेशियो आएगा, तो एम्पलीट्यूड के लिए इसको अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटीज के लिए इसको अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेस्ड ऑन द सेम फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप अपना आंसर दे पाएंगे करेक्ट सभी लोग। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। इट सेज कि two light waves of amplitude ratio 1:2 undergo interference at a given point. Find I min upon I max। जहाँ पर I रिजल्टेंट है तो ये रिजल्टेंट के लिए आपको बताना है I min upon I max फॉर रिजल्टेंट वेव और रिजल्टेंट लाइट। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको बताया जाता है और रिजल्टेंट के बारे में पूछा जाता है। आपको इसका आंसर देना है। आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो। आपका आंसर भी आएगा।
1/3 प्लस √2√3 ओके प्लस 2√3 ऐसा कुछ बोल रहे हो सो आई मेन अपॉन आई मैक्स ये अपने को पता करना है और एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है इसका मतलब क्या दे रहा है A1/A2 दिया गया है ये 1/2 है इसका मतलब हमको इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो एम्पलीट्यूड के टर्म में लगाना चाहिए तो जब हमने एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिखा था उसको हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 इसके स्क्वायर के बराबर होता है so this is the formula that you need to apply this is the information that has been given to you इसके बाद इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे जो कि मोस्ट ऑफ यू जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है अब आप चाहो तो A1 की वैल्यू A2 के टर्म में रख लो या फिर A2 की वैल्यू A1 के टर्म में रख लो और या फिर रेशियो निकाल लो व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट सो अगर आपने A1 की वैल्यू A2 के टर्म में निकाला तो ये क्या लिख सकते हैं या फिर A2 निकाल लेते हैं A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1 आ जाएगा रखते हैं A1 को A1 रखना है A2 को 2 टाइम्स A1 रखना है डिवाइड बाई A1 को A1 रखना है A2 को 2 टाइम्स A1 रखना है स्क्वायर कर देंगे अब साइड आपको क्या मिलेगा माइनस A1 डिवाइड बाई 3A1 का स्क्वायर A1 विल कैंसिल आउट सो -1/3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का वैसे कोई मतलब नहीं रहता स्क्वायर में तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 1/9 तो 1/9 इसका भी आंसर आ जाएगा इसका मतलब है कि मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 1/9 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी so maximum intensity will be 9 times more as compared to the minimum intensity got to know तो अगर आपको एम्पलीट्यूड्स गिवन है या उनके रेशियो गिवन है तो इस फॉर्मूले को यूज करना होता है और अगर इंटेंसिटी गिवन था तो उसके लिए भी मैंने बताया √I1 माइनस √I2 डिवाइड बाई √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर करते हैं ना मिनिमम ऊपर होगा तो माइनस लगाएंगे और मैक्सिमम के लिए प्लस लगाते हैं वो फिर हम देखेंगे कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है 1/9 इज द करेक्ट आंसर फाइन तो ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन है जिसके बारे में बात करता है और आपने ये भी देखा था कि अगर दोनों के लिए सेम इंटेंसिटी रहता है ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना होता है कि अगर I1 की वैल्यू I0 है I2 की वैल्यू भी I0 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये सारे फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं वेब चैप्टर से आ रहे हैं तो वेब चैप्टर को आपको एक बार फिर से पढ़ना है वहाँ पर हम लोगों ने इनका डेरिवेशन किया हुआ है सो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब दोनों की इंटेंसिटीज बराबर दी होंगी यानी I1 और I2 दोनों इक्वल होगा उस केस में मैक्सिमम कितना बनता है मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है इंटेंसिटी की वो 4I0 हो जाती है मिनिमम इंटेंसिटी कितना बनता है 0 मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब कोई लाइट नहीं जीरो लाइट इसका मतलब इसको हम डार्क कहते हैं कंप्लीटली डार्क और ये ब्राइटेस्ट होगा इसको हम ब्राइटेस्ट कह सकते हैं और ये डार्क होगा टोटली डार्क होगा तो इस पर भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एक क्वेश्चन मैं इस पर देता हूँ उसका आप आंसर दीजिए सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप उस समय दे रहे थे कब जब आप वेब पढ़ रहे थे तो अभी भी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है वहाँ ट्रैक पे जाने के लिए सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ इट सेज टू light waves of equal brightness ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी होता है इसको तो ये कहना चाह रहा है इक्वल इंटेंसिटी का है सो टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज undergo superposition or interference if resultant intensity is double of individual intensity
या फिर ऐसा बोल सकते थे कि रिजल्टेंट ब्राइटनेस इज डबल ऑफ इंडिविजुअल ब्राइटनेस, देन फाइंड फेज डिफरेंस between two light waves. So उन waves के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो आपको बताना है। ट्राई कीजिए और आप बता सकते हैं। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप आंसर भी दे सकते हैं इसलिए। फाइव बाई टू एक आंसर आया और जस्टिफाई भी हो रहा है। चेक करते हैं कैसे आपने सॉल्व किया होगा। सॉल्विंग पे अपना ध्यान देने का। इक्वल ब्राइटनेस का इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटीज बराबर है, और जब कोई बराबर इंटेंसिटी होती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जहाँ पर I0 इंडिविजुअल इंटेंसिटी है और I रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ओके, सो अब इसने बोला है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रहा है वो डबल ऑफ इंडिविजुअल है, यानी इसके साथ साथ और भी आपको पता है कि I0 जो I की वैल्यू है वो 2 टाइम्स I0 है, 2 टाइम्स I0 है। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप एक साथ मिंगल कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, फाइनल फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रख देते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा ट्वाइस I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। I0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो आपको cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट्स गोइंग टू बी 1/2। तो यहाँ से cos 5 की वैल्यू 5/2 की वैल्यू पता चल जाएगी 1/√2। हम लोग जानते हैं कि cos 5/2 या cos थीटा की जो वैल्यू 1/√2 किसके लिए होती है, सिंपल केस के लिए, तो 5/2 की जो वैल्यू है वो 5/4 बन जाएगी, 45 डिग्री के लिए होती है। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? फेज डिफरेंस अपने पास आ जाएगा 5/2। इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 5/2 होना चाहिए। सो 5/2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। सो कई बार इस तरह से लैंग्वेज करके क्वेश्चन पूछता है, और जितने टाइप के क्वेश्चन अभी आपने किए इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, जेई मेन के एग्जाम में। तो सिंस इट्स सो डेफिनेट, ऐसा लास्ट के कई सालों के टेस्ट पेपर को देख के बोला जा सकता है, तो आपको इनको यूज टू होना है। और अगर फेज डिफरेंस दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, पाथ डिफरेंस दिया होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपने पास एक और फॉर्मूला आता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का लिंक वाला। इसको फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन देता हूँ। आपको ये पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। काफ़ी पॉपुलर और यूजफुल फॉर्मूला है। डेल्टा एक्स इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस है और ये जो लिखा हुआ है वो फेज डिफरेंस है। ओके, सो अगर पाथ डिफरेंस पता होता है तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, और फेज डिफरेंस निकल आता है तो फिर उनके बीच का इंटेंसिटी भी निकल आता है। तो उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। यू कैन राइट, और आप इस पे देख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं। इट सेज 2
light waves interfere at a point where their path difference is given below. Find resultant intensity or brightness if both waves have intensity I नॉट. इसका मतलब दोनों वेव के पास I नॉट का इंटेंसिटी है, उनका सुपरपोजिशन होता है किसी एक पॉइंट पर, और जहाँ पर उनका सुपरपोजिशन होता है उसके लिए उनके पाथ डिफरेंसेस आपको दिए जा रहे हैं और आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है. पहले केस में जो पाथ डिफरेंस दे रहा है डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू 3 लेमडा बाई 2 है, जहाँ पर लेमडा वेवलेंथ है. So it is 3 lambda by 2, where lambda is wavelength of both lights. Wavelength of lights. जो भी आपने लाइट यूज की है, दोनों लाइट की सेम वेवलेंथ. रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए. सो आपको पाथ डिफरेंस दिया गया है. पहले आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. एक आंसर 2 I नॉट आ रहा है. Okay. तो पाथ डिफरेंस से पहले आप फेज डिफरेंस की तरफ जाएंगे. तो यहाँ से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. फेज डिफरेंस आता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस. ना पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपको बताई गई है लेमडा के टर्म में, तो लेमडा के टर्म में उसको यूज कर लेंगे. 3 लेमडा बाई 2, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा अपने लिए हाउ मच, 3 पाई. 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 3 पाई फेज डिफरेंस आ जाएगा. अच्छा, अगर फेज डिफरेंस 3 पाई आ गया तो अब इंटेंसिटी कितना आता है. इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4 I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2. ये हम तब यूज करते हैं जब दोनों की इक्वल इंटेंसिटीज होती है. तो इसने बोला था कि उनके पास बोथ हैव द सेम इंटेंसिटी I नॉट, इसका मतलब उनके पास इक्वल इंटेंसिटीज थी. अब फाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आई की जो वैल्यू आएगी दैट बिकम्स 4 I नॉट cos स्क्वायर पाई विच इज 3 पाई और डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. अच्छा, cos की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे कितना आती है वो आपको पता होना चाहिए. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर cos 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0. इसका मतलब आप पाएंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बिकम 0 अगर इस तरह का पाथ डिफरेंस मिलता है जो आपको बताया गया. ओके, चलिए, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करते हैं. पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर उससे इंटेंसिटी निकालेंगे. मैं इसमें एक बी पार्ट दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना है. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 लेमडा. सो इस केस में जो पाथ डिफरेंस दिया गया है वो 5 लेमडा के बराबर दिया गया है.
अगर 5 लेमडा का पाथ डिफरेंस होगा, then how much would be the resultant brightness? एक आंसर 4 और आई नॉट आ गया. ओके, फोर आई नॉट को जस्टिफाई किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है. गुड. फाइन. सो आप कहोगे कि अगेन सॉल्विंग को प्रोसीड करते हैं. तो फाई निकालते हैं. हाउ द फाई विल बी कैलकुलेटेड? So you say 2 pi by lambda into path difference. So 2 pi by lambda path difference is 5 lambda. तो ये 10 पाई के बराबर आ जाएगा. तो फाई की वैल्यू 10 पाई हो जा रही है. फाई की वैल्यू 10 पाई हो गई, तो अब इसमें लगा देंगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. ये 5/2 होता है. so 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 का मतलब 5 पाई हो जाएगा. कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर -1 होता है. इसकी वैल्यू 4 आई नॉट -1 का स्क्वायर बन जाएगा. तो आप जानते हो -1 का स्क्वायर 1 ही आता है. इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आई नॉट आ जाएगा. Yes, so 4 I naught is the correct answer. Good. So this is how you can identify अगर path difference दिया गया है तो resultant intensity कितना होगा वो आप बता पा रहे हो. Finally इस पे पूछ लेते हैं so that आप थोड़े से क्विक हो जाएंगे. path difference की जो वैल्यू है वो λ/4 दी गई है. So दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो दो वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/4 दिया गया है. और आपको बताना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी. एक आंसर 2 आई नॉट आया. ओके, बीइंग सपोर्टिव. यस. गुड. सो यू विल फाइंड कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एग्जैक्टली सेम लॉजिक को फॉलो करेंगे. तो फाई कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू λ/4 लीड्स टू π/2. अगर ये π/2 आ गया तो फिर इंटेंसिटी कितना आ जाएगा? 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. इसका बाई 2 करेंगे तो π/4 हो जाएगा. ये बनेगा 4 आई नॉट cos π/4 1/√2 होता है. उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 आई नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस. तो ये 2 आई नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा. 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, करेक्ट ऑप्शन को आप मैच कर सकते हो, पता कर सकते हो. अच्छा, ये जो अपने अभी एक्सरसाइज की, इन सबको आपको डायरेक्ट भी पता होता है. कैसे डायरेक्ट पता होता है रिकॉल करा देते हैं. आपको बताया गया था जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्स के बराबर होती है. और मैक्सिमम कितना होता है? 4 आई नॉट. तो जैसे ही आपको बोला गया तो 5 लेमडा, आप तुरंत बोलेंगे कि मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम 4 आई नॉट होता है, इसलिए 4 आई नॉट आपका आंसर इमीडिएटली जाएगा. इस वाले केस को देखेंगे फर्स्ट वाले के लिए. उसमें हम लोगों ने बात की थी जब पार्ट डिफरेंस 2n+1 यानी ऑड नंबर ऑफ λ/2 होता है. जैसे यहाँ पर 3/2 है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्टोरी है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और उस केस में इंटेंसिटी मिनिमम आती है. और जब आइडेंटिकल केस होते हैं तो मिनिमम कितना होता है? 0 होता है. इसलिए इसका आंसर 0 आया. यू कैन चेक आफ्टर कैलकुलेशन. इसका आंसर 4 आई नॉट आया. यू कैन चेक. तो ये जो केसेस हैं वो डायरेक्ट केसेस थे और आप इमीडिएटली आंसर दे सकते थे. ये एक ऐसा केस था जिसमें हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो इन दो कैटेगरी का नहीं है, इसलिए उसको सॉल्व करेंगे. सो अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना हो और कोई आपको फोर्थ ऑप्शन देता है या फोर्थ पार्ट देता है, बोलता है कि पाथ डिफरेंस ये दिया गया, बताइए इंटेंसिटी कितनी आएगी. और लेट से उसने पाथ डिफरेंस दिया है
126.5 लेमडा। अगर इतना पाथ डिफरेंस है, दो लाइट वेव जो सुपरपोज कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्या एक मिनट, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, 1257.5 लेमडा, लेट्स से ये। So, अगर आपको इतना पाथ डिफरेंस दिया गया है तो क्या आप बता सकते हो कि what will be the resultant intensity due to superposition? यस, एक आंसर 0 है। ओके, सो पॉइंट इज कि अब जो 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 वाला केस है, ये डिस्ट्रक्टिव वाला केस है और 0 आंसर लाता है। इसका मतलब है ये कौन सा केस हो गया, n+12 लेमडा। तो कभी भी n इंटीजर के साथ हाफ लगाओ, कोई भी इंटीजर हो उसके साथ हाफ लगाओ, तो आप पाओगे कि वो डिस्ट्रक्टिव ही होने वाला है। तो जैसे ये 0.5 लगा हुआ है, इसका हाफ का मतलब क्या हुआ, 0.5 हुआ। तो कोई भी n+0.5 लेमडा, नो मैटर व्हाट इट इज, उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इससे पहले भी जो मैंने लिखा था उसका भी आंसर 0 आएगा, जैसे 126.5 लेमडा होता, इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 126 एक इंटीजर है, 0.5 उसके साथ ऐड किया गया है। यहाँ पर 1257 एक इंटीजर है, 0.5 ऐड किया गया है। इसका मतलब ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्टोरी है। और सिंस ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आइडेंटिकल केस में 0 आ जाएगी, डार्कनेस मिल जाएगा। तो आप बता सकते हैं। गुड। सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल कि पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस का रिलेशन कैसे जा रहा है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, पाथ डिफरेंस से क्या लिंकेजेस है, फेज डिफरेंस का लिंकेजेस क्या है, और अलग अलग I1 I2 डिफरेंट होते हैं, तब भी हम लोगों ने इसको डील किया है। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देते हैं जो अभी तक पढ़ा उसी के बेसिस पर। कई बार वो पिक्चर बना करके देता है और बोलता है कि अब बताइए कितना इंटेंसिटी चल रहा है। तो एक पिक्चर बना देते हैं, लेट्स से कुछ ऐसा पिक्चर जा रहा है। ये एक चैनल है जिससे लाइट जा रही है, और सिंप्लीफाइड वर्जन लगते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हाउ टू प्लेस देम देन, लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है कि अपने पास एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये ज़्यादा सही रहेगा, और एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इस तरह से एक लाइन बना के देता है। सिमेट्री दिखाने के लिए हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, ये यहाँ पर है और ये ऐसी लाइन पर है। दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज I0 है और ये भी I0 है। एक पॉइंट 1 लिया गया है, यहाँ पर 1 पॉइंट चूज किया गया, दैट्स 1 पॉइंट। कुछ डिस्टेंसेस आपको पता है, जैसे ये डिस्टेंस है लेट्स से 2 लेमडा, और ये जो डिस्टेंस है वो 5 लेमडा बाई 2 है, 1 पॉइंट। दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, सो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। पहला पार्ट है, क्वेश्चन में आपको यही बताना है, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी फर्स्ट है एट पॉइंट 1, तो फर्स्ट पॉइंट पे अपने को बताना है कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा। एक आंसर क्विकली आया, दैट इज 4I0। सो ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किया है। उसमें पाथ डिफरेंस आपको लिख के बता रहा था, इसमें पाथ डिफरेंस ड्रॉ करके बता रहा है। तो कैसे समझते हैं कि जो 1 से लाइट जाएगी वो 1 सोर्स 1 से जाएगी, उसको 1 तक पहुंचना पड़ेगा, पॉइंट 1 तक।
और जो सोर्स 2 से लाइट जाएगी वो भी पॉइंट 1 तक पहुंचेगी, तो दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आएगा। सो पहला जो ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, तो क्या दोनों का पाथ डिफरेंस ये नंबर बन जाएगा, isn't it? तो अगर ये पाथ डिफरेंस बन गया तो हमको पता चल गया कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है और अपना आंसर हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, क्या उस पाथ डिफरेंस को बोलेंगे ये S1 और S2 के बराबर आएगा। अगर ये S1 S2 के इक्वल आ रहा है, वो 2 लेमडा दिया गया है, फिर अपने इमीडिएटली समझ में आ जाएगा 2 लेमडा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब इंटेंसिटी मस्ट बी मैक्सिमम। और सिंस दोनों I नॉट है तो मैक्सिमम कितना होता है, 4 I नॉट होता है। आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट, ये 4 I नॉट हो जाएगा। लेट्स से दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, एट पॉइंट 2 बताना है। 2 पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक का λ/2 सेपरेशन है। अब अपने को बताना है कि 2 पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना रहेगा। Where this phenomena of destructive interference is seen in light. इस एग्जांपल में आप देखेंगे अभी कुछ पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव भी मिल जाएगा, तो वो देख लेंगे। अभी आपको 2 पॉइंट पे निकालना है, 2 पॉइंट पे। रियल वर्ल्ड में अगर आप चाहते हो तो YDSC सेटअप आप ट्राई कर सकते हो, जो आपने YDSC आज पढ़ा होगा। उस पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब 2 लाइट मिल करके कोई लाइट ना प्रोड्यूस करता हुआ पॉइंट बना सकता है। सो Young double slit experiment is a practical experiment of this concept. अच्छा, हम लोग 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि आज के लेक्चर से कम +4 मार्क्स आपके रेडी हो सकते हैं अगर आपने इसको जनरली समझ लिया तो। और इसके बाद भी इसको वॉच करने का, देखो 2 पॉइंट पर अगर हमको इंटरफेरेंस कराना है तो हमको लाइट निकालनी होगी, एक S1 से आनी चाहिए, दूसरा S2 से आनी चाहिए। S1 से चलने वाली लाइट यहाँ तक चल करके आएगी, S2 से चलने वाली लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके आएगी। तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, हमारा इंटरेस्ट उस बात पे रहेगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा। सो एक का पाथ जा रहा है λ/2 चल रहा है और दूसरा 2 लेमडा प्लस λ/2 चल रहा है, और आप ऐसा बोल सकते हो ये पाथ तो दोनों कॉमन होकर के चल रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पर भी डिफरेंस की जहाँ तक बात आ रही है तो डिफरेंस यहाँ पर भी आपको 2 लेमडा मिल रहा है, और सिंस 2 लेमडा इंटीग्रल मल्टीपल है तो फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आंसर कितना हो जाएगा, रिजल्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, और आइडेंटिकल के लिए मैक्सिमम 4 I नॉट होता है। आंसर आ गया। सो 4 I नॉट विल बिकम द आंसर अगेन ऑन दिस। इसका मतलब है आप इस पॉइंट के इधर कहीं भी कोई पॉइंट चूज करें, यहाँ पर कहीं भी कोई पॉइंट चूज करें, दोनों के लिए पाथ डिफरेंस यही रहने वाला है और वो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। आप समझ रहे हो, इसका मतलब हर एक, यहाँ से आप इधर जाओगे पूरा पॉइंट ब्राइटेस्ट होगा, पूरी लोकेशन यहाँ पर ब्राइटेस्ट होगी और इंटेंसिटी 4 टाइम होगी। एक लाइट की वजह से जितनी इंटेंसिटी आती है और इसकी वजह से जितनी इंटेंसिटी आती है उनके 4 टाइम्स होगा, डबल नहीं होगा, 4 होगा। यानी 2 लाइट मिलकर के 1 + 1 2 नहीं बनाएगा बल्कि 4 बनाएगा। नो, ये सारे आंसर आपके बिल्कुल बदल जाएंगे अगर सपोज करो कि इसका नाम जो यह नंबर दिया था इसको हम 3 λ/2 बोल दे, तो 1 पॉइंट का क्या आंसर आता, 1 पॉइंट की इंटेंसिटी क्या बनती। कैन यू थिंक ऑफ कि जब 3 λ/2 लिया होता है तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा हो गया, λ/2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। उस केस में आप पाओगे 1 पर कोई लाइट नहीं आएगी, सेकेंड पॉइंट पर कोई लाइट नहीं आएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब रियल वर्ल्ड में अगर आप चाहते हो
तो 2 कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करो और उनको एक लाइन पे रख दो और उनके बीच का डिस्टेंस उस लाइट की वेवलेंथ के ऑड मल्टीपल ऑफ बाई 2 पे लगाओ, तो आप पाओगे कि इस ये सारा पॉइंट डार्क होगा, कोई भी लाइट नहीं रहेगी, यहाँ पर भी कोई लाइट नहीं रहेगी, पूरा डार्क होगा। हाँ, अगर आपने सपोज करो S2 को स्विच ऑफ कर दिया तो फिर हर पॉइंट पे लाइट मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने S2 को ऑन किया तो आप पाओगे कि ये सारे पॉइंट्स डार्क हो जाएंगे, इमीडिएटली डार्क हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रहा है। So whenever we have two lights, it does not ensure कि everywhere the light will be there. Light can cancel out each other. But वो cancel out के लिए कुछ conditions हैं, 2 conditions जो मैंने बोली हैं उन पर ध्यान देना है। Sources को coherent होना चाहिए, that means उनके phase difference नहीं बदलने चाहिए। दूसरा, same wavelength के होने चाहिए, तब आपको ऐसा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, let's इसको 2 रखते हैं जो जैसा था ओरिजिनल क्वेश्चन। एक और पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स एक पॉइंट आपने यहाँ पे पकड़ा है, थर्ड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट इस तरह से है कि जिसकी S1 से डिस्टेंस लेमडा बाई 2 है, S1 से डिस्टेंस लेमडा बाई 2 है, और इस थर्ड पॉइंट पे आपको बताना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी। आउटसाइड वाले पॉइंट तो आपने कवर कर लिए, आप इनसाइड वाले पॉइंट को कवर करते हैं। सो थर्ड पॉइंट पर कितना वैल्यू आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, दैट इज अवर क्वेश्चन। एक आंसर 4I0 आया हुआ है। वेल, तो अपना वही पर्पज होगा, पहले तो डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स की वैल्यू पाथ डिफरेंस, फिर आप देखेंगे पाथ डिफरेंस कैसे आएगा। किसका पाथ डिफरेंस? दोनों लाइट वेव्स का जो 3 पॉइंट पर जा रहे हैं, तो एक तो S1 से जाएगा और एक S2 से आएगा, एक S1 से जा रहा है, एक S2 से जा रहा है। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। अच्छा, S1 से 3 का बीच का गैप जो है वो लेमडा बाई 2 दिया गया है, टोटल आपको 2 लेमडा गिवन था, तो दूसरा वाला ये पार्ट कितना रहा होगा ये हम बता सकते हैं। क्या उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 2 लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 रहा होगा, तो ये बनेगा 2 लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, राइट। अब आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो कौन सा ज्यादा ट्रैवल कर रहा है? S2 वाला ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो डिफरेंस का मतलब हायर माइनस लोअर, तो S2 कितना चल रहा है? 2 लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 चल रहा है। S1 कितना चल रहा है? S1 जो चल रहा है वो लेमडा बाई 2 चल रहा है, दोनों को डिफरेंस कर देंगे। जब आप इसको डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 2 लेमडा माइनस लेमडा, दैट इज हाउ मच लेमडा। अगेन ये इंटीग्रल 1 इंटू लेमडा आया, इसका मतलब ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बन गया, ये भी कंस्ट्रक्टिव हो गया। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्स वैल्यू कितनी होती है? 4I0, यानी थर्ड पॉइंट पर भी 4I0 मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट पर 4I0 कैसे मिला? क्योंकि दोनों का आपने पार्ट डिफरेंस निकाला, पार्ट डिफरेंस को फिर आपने ऑब्जर्व किया सब, तो उसकी वैल्यू लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आ गई। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनसाइड के हर एक पॉइंट पर 4I0 आएगा? आप पाओगे कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आउटसाइड के हर एक पॉइंट पर 4I0 आएगा, ये जरूरी है। तो इस केस में आपने ये देखा कि आउटसाइड के पॉइंट पर कितना आ रहा है? 4I0, यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 4I0, कोई भी पॉइंट क्यों ना लो आप, लेकिन इनसाइड पर ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? आपको एग्जांपल दे सकते हैं। अगर ये 4 होता, सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू 4 रही होती लेमडा बाई 4, तो क्या ये 2 लेमडा माइनस लेमडा बाई 4 हो जाता? उस समय जो पाथ डिफरेंस बनता वो कितना बनता? फिर वो ये भी 4 बनाता है, ये भी 4 बनाता, तो ये बाई 2 हो जाता। जब ये बाई 2 होता तो ये 3 लेमडा बाई 2 बनता, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 है, उस केस में ये डार्क आता, इस केस में 0 आंसर आता। सो यू विल फाइंड कि इनसाइड आपको मैक्स इंटेंसिटीज वेरी करती हुई नजर आएगी, कभी 4I0 होगा, कभी 0 होगा, कभी बीच का कोई नंबर होगा, लेकिन आउटसाइड इस बात पे डिपेंड करता है S1 S2 कितने सेपरेशन पर है। अगर आपको ये जम गया है तो अच्छी बात है, वरना इसको एक बार रीवॉच करने का
समझने का। तो कई बार वो क्या करेगा, फिगर बना के देगा, फिगर के बेसिस पे आपसे पूछता है कि इंटेंसिटीज की वैल्यूज बताइए, मैक्सिमम, मिनिमम एंड ऑल दैट, तो आप बता सकते हो। और इसी को यूज करते हुए YDSC एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया है। तो फाइनली मैं YDSC के सेटअप के बारे में और उसके कुछ रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बाद में निकलती है एज ए रिजल्ट, उसके बारे में बोल देता हूँ। आप में से कई सारे लोगों ने अभी वीडियो वॉच नहीं किया होगा, सो प्लीज डू वॉच वीडियो, और उस पर आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे। जिन्होंने वॉच किया है उनको समझ में आएगा क्या चल रहा है। सो लाइट को वेव प्रूफ करने के लिए YDSC एक्सपेरिमेंट काफ़ी पॉपुलर रहा है और सिंपल है। इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हो आप, रियल वर्ल्ड में देख सकते हो कि दो लाइट मिलकर के डार्कनेस क्रिएट करते हैं और ब्राइटनेस भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ना ये डबल स्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सेटअप में डबल स्लिट को यूज़ किया गया है। स्लिट क्या होता है, गैप होता है। तो अगर मैं आपको बेसिक वे पे बताऊं तो लेट से कि अगर आपने एक इस तरह से एक कार्डबोर्ड लिया है ओपेक टाइप का, फिर उस पर क्या किया है कि इस तरह से एक बहुत थिन ओपनिंग बना दी है, बहुत थिन ओपनिंग है, राइट। सो उस थिन ओपनिंग को अगर मैं आप क्लियर करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्लियर कर देता हूँ फिर ओपनिंग बना देता हूँ इस तरह से। और एक नहीं बल्कि दो स्लिट्स बनाते हैं, तो इसको डबल स्लिट कहते हैं। फिर से एक ओपनिंग यहाँ पर भी की गई इस तरह से। बाकी आप यहाँ से बंद रखेंगे ताकि वो सस्टेन करे। और इसके स्क्रीन के बाहर एक लाइट सोर्स रख देते हैं, ये सिमेट्रिकल रखते हैं, उसकी लेंथ, बाकी लेंथ मैटर नहीं करती हमारे लिए। Well, can you hear now? Am I audible and are you able to see screen? There was so mobile Wi-Fi start हुआ है. Just confirm once if things are visible to you and yes, back on good. So हाँ, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस तरह के ये ओपेक पोर्शन है और उस पे ये दो स्लिट्स बनाए हैं, तो इसको बोलेंगे ये S1 स्लिट है और ये S2 स्लिट है। स्लिट का मतलब गैप दिया गया, बहुत छोटा सा गैप देते हैं जिससे लाइट उससे पास कर सके। और इसको हम इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे 3 डायमेंशन में, बल्कि हम इसका साइड व्यू लेंगे। साइड व्यू कैसा दिखेगा हमको, जब साइड से देखेंगे तो हमको एक ऐसा लाइन दिखेगी और उस पर दो ओपनिंग्स दिखेंगी, एक यहाँ पर ओपनिंग दिखेगी, सोर्स क्रिएट करना डिफिकल्ट स्टोरी होता है। और जो हमारे पास नेचुरल लाइट्स आती हैं, okay, maybe this is because of a slow net due to mobile. Uh,
अभी कोई इम्प्रूवमेंट है? नहीं। Is there any improvement now? Too much lagging. अगर अभी कोई इम्प्रूवमेंट आया हो तो हम लोग कैरी करते हैं, वरना फिर आप इस चैप्टर को, इसके वीडियो को वॉच कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। It's okay now. Is it okay for all? Now sound is okay. Well, let's see whether it works. So till then it works. आप ऑब्जर्व कीजिए, जब वर्क करना बंद हो तो लेट मी नो, और मैं आपको 5 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो YDSC सेटअप में ये आपके स्लिट कैसे बनते हैं? You have a problem with screen. So is the screen visible to the rest of you? Yes, it is visible for some of you. So well, I'm carrying forward it in short. I'm explaining the setup only. Derivation and application वाला part हम लोग next में कर लेंगे. तब तक आपको YDSC का second video भी मिल जाएगा, recorded, pre-recorded lecture. So select को ये आपको समझ में आना चाहिए select कैसे रखते हैं. So YDSC ने जो setup बनाया वो exactly same pattern का बनाया. Yes, that's good. एक स्क्रीन रखा और दो स्लिट वाला प्लेन रखा, एक ये स्लिट बनाया, एक यहाँ पर स्लिट को क्रिएट किया गया, और आप इसको S1 बोलेंगे, इसको S2 बोलेंगे, और ये बहुत दूर स्क्रीन रखी गई। स्क्रीन को काफी दूर रखते हैं। काफी दूर रखने का मतलब है ये जो डायमेंशन है ये बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा मतलब इन विद रिस्पेक्ट टू ये गैप, इनका स्लिट का जो गैप होता है वो उसको हम डी बोलते हैं। तो इसके और इसके बीच का जो गैप है वो डी बोला जाता है। कई बार ये पूछते हैं कि कहाँ से मेजर करते हैं, तो आप बोलोगे इसके सेंटर से मेजर करेंगे, इसके भी सेंटर से मेजर करेंगे। सो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज डी, इसलिए ये डिस्टेंस भी डी हो जाएगा, और डी बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू कैपिटल डी। कैपिटल डी बड़ा होता है। मोरोवर एक यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस सिमेट्रिकल लाइन में इस पॉइंट को ओ बोल सकते हो, और ये सिमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है दोनों का। इसका मतलब अगर हाफ की बात करोगे तो ये d/2 हो जाएगा ऑफ कोर्स। नो आइडिया क्या है? आइडिया ये चल रहा है कि हम ये जो दो सोर्स बना रहे हैं ये कोहेरेंट बनने चाहिए। इनको कोहेरेंट को बनाने के लिए हम एक सिंगल सोर्स को यूज करते हैं। इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक सिंगल सोर्स को प्लेस करेंगे, सिंगल सोर्स को। अब ये सिंगल सोर्स से जो लाइट आती है वो कोहेरेंट होती है। अगर एक सोर्स से हमने दो सोर्स बनाए तो वहां से जो दो सोर्सेज होते हैं वो कोहेरेंट जैसा बिहेव करते हैं। सो यू विल फाइंड कि यहाँ से जो लाइट जाएगी वो इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में जाएगी। जब ये लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में जाते हुए स्लिट्स को मीट करेगी तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है एक नया सोर्स बन जाएगा, और ये भी पॉइंट एक नया सोर्स बन जाएगा। इनफैक्ट आप पाओगे कि एक अगला वेव फ्रंट होगा जिसमें यहाँ पर एक सोर्स क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक सोर्स क्रिएट हो जाएगा। ऐसा हाइजेन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर ये सोर्स बन गया तो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो स्क्रीन को दो सोर्स मिल गए, और ये जो सिंगल सोर्स था वहां से आपने दो सोर्स क्रिएट कर दिए। तो ये दोनों सोर्स कैसे हो गए? कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। ये फायदा है स्लिट बनाने का। इसके बाद क्या करते हैं, स्लिट से लाइट रेज आएंगी, और वो लाइट रे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर इंटरफियर करेंगी। अगर वो पी पॉइंट पर इंटरफियर कर रही है तो ये पी जाएगा और ये भी पी जाएगा। अगर पी जाएगा तो आप देखोगे ये कम पाथ चलेगा, ये ज्यादा पाथ चलेगा। अगर पी पॉइंट को आपने ओ पे बनाया तो दोनों बराबर पाथ चलेंगे। अगर आपने डाउन साइड बनाया तो S1 ज्यादा चलेगा, S2 कम चलेगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर आप पाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ डिफरेंस आ रहा होगा। अगर पाथ डिफरेंस आ रहा है तो उससे क्या आएगा? फेज डिफरेंस आएगा। फेज डिफरेंस आएगा तो फिर क्या आएगा? इंटेंसिटी का वेरिएशन आएगा, और इंटेंसिटी का वेरिएशन आया तो आप पाओगे
अगर इंटेंसिटी का वेरिएशन आएगा तो आप पाओगे कि स्क्रीन पर अलग अलग इंटेंसिटीज आपको मिलेंगी। हाँ, ये पॉइंट है कि जब हम यहाँ दूर आएंगे तो S1 S2 की इंटेंसिटी S से अलग होगी, लेकिन एक बात क्लियर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल रखा है तो S1 के पास जो इंटेंसिटी होगी वही S2 के पास इंटेंसिटी होगी। तो इससे एक और फायदा हो जाता है कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला का मतलब कि दोनों सोर्सेज के पास सेम इंटेंसिटी, आपका ये पॉइंट वैलिड है। इसकी इंटेंसिटी जो S की इंटेंसिटी है उससे अलग होगी, ओरिजिनल इंटेंसिटी से अलग हो सकती है। सो लेट इट बी, दैट्स नॉट एन इशू। और हमारा पर्पस क्या होता है कि इस स्क्रीन पे हमको ये देखना होता है कि पैटर्न कैसे मिल रहा है। आप पाओगे स्क्रीन में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर बिल्कुल जीरो ब्राइटनेस मिलेगी, और कुछ मैक्सिमम ब्राइटनेस के होंगे, कुछ बीच के ब्राइटनेस के होंगे। तो उसको हमको स्टडी करना है, उसके लिए आपको डेरिवेशन दिखाया गया है, उसको वीडियो में वॉच करेंगे, फिर पाएंगे कि इस पॉइंट के लिए, इस पी को डिनोट करने के लिए वाई टर्म यूज करते हैं, जो कि ओ से रेफरेंस मानते हैं। और फिर ये निकाला गया है कि वाई पर किस तरह से इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है उसके बारे में बता देता हूँ। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि अगर आपका ये स्क्रीन है, स्क्रीन में ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट एक ब्राइट पॉइंट होता है। ब्राइट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 वाली इंटेंसिटी होती है। फिर इसके बाद आप पाओगे अगला ब्राइट पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट। BF में लिख दे रहा हूँ, ब्राइट फ्रिंज, इसको ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसलिए इसको CBF के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद फर्स्ट आएगा, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर इंटेंसिटी 4I0 होगी, यहाँ पर 4I0 होगी, यहाँ पर भी 4I0 होगी। डाउन साइड आओगे तो फिर से आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा 4I0, और फिर कुछ डिस्टेंस बाद फिर से सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इस तरह से ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। इन्हीं ब्राइट फ्रिंजेस के एग्जैक्टली बीच में आप पाओगे कि डार्क फ्रिंज भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इसके जस्ट बीच में पहला फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा। फ्रिंज का मतलब स्ट्रिप होता है। इसके बाद इसके बीच में सेकेंड डार्क फ्रिंज मिलेगा। यहाँ पर नीचे फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा, और यहाँ पर सेकेंड डार्क फ्रिंज मिलेगा। इनकी डिस्टेंसेस क्या होती हैं वो वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट एक पॉइंट, कुछ इससे कंक्लूजन निकालने वाले पॉइंट है, वो ये है कि सेंट्रल पॉइंट को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, यानी ये मैक्सिमा होता है, ब्राइटेस्ट स्पॉट होगा। फिर नेक्स्ट ब्राइटेस्ट स्पॉट आपको यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर BF लिखा गया ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पर DF लिखा गया वो डार्क फ्रिंज है। और अल्टरनेट होते हैं, डार्क फ्रिंज के बाद ब्राइट आता है, फिर डार्क आता है, फिर ब्राइट आता है, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा। मोर ओवर इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं, ये ब्राइट और डार्क के बीच का जितना होगा वही ये ब्राइट और डार्क के बीच का होगा, वही ये ब्राइट और डार्क के बीच का होगा। तो इक्वली स्पेस्ड और अल्टरनेटिवली मैक्सिमा और मिनिमा लोकेटेड होते हैं। ये इसका फाइनल रिजल्ट है, और आप वीडियो वॉच करेंगे तो उसके बाद इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। फाइन। सो YDSC का आपको बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया, बेसिक पार्ट। अच्छा, YDSC में एक दो पॉइंट और भी याद रखना है। जो हम लोग लाइट यूज करते हैं उनको मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। तो अगर एक सोर्स से आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। इस तरह से हम सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं और सेम वेवलेंथ को यूज करते हैं। बाकी जो रिजल्ट आए मैथमेटिकल वो आप उस पर देखेंगे तो आपको जमेगा, और फिर आपके डाउट और सो बेस्ड ऑन दिस अगर अभी कोई और क्वेरी या क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेट का भी थोड़ा इशू गया। एनीथिंग टू आस्क? टेस्ट, सो द थिंग दैट टू बी आस्क्ड इज अ टेस्ट। इस मंडे को टेस्ट हम लोग नहीं रख रहे हैं, नेक्स्ट मंडे को टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट मंडे को डे कौन सा पड़ेगा वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड कर लेंगे। तब तक आपका YDSC हो जाए, और YDSC पर एक अच्छा टेस्ट बनाया जा सकता है। सो नेक्स्ट मंडे विल बी ऑन 28th, राइट? सो फॉर टेस्ट 28 को आपका जो टेस्ट होना है
वो जेई मेन पैटर्न का रहेगा एंड इट विल बी ऑन वेव ऑप्टिक्स। तब तक वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कवर कर चुके होंगे ये इंटरफेरेंस हो ही गया है, वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन। तो जितना कवर होगा टिल कवर्ड, उस समय तक जितना कवर होगा उस पर बेस्ड होगा। ओके, एनीथिंग एल्स? Can you explain once again which formula to use for phase difference? I mean, we have okay. फेज डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो यहाँ पर क्या रहता है, दोनों के लिए वेवलेंथ वही रहती है, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी वही रहती है, तो आपको पाथ डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है फेज डिफरेंस के लिए। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस यूज करना है। कई बार ऐसा बोलेगा कि दो अलग अलग वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, तो उसके लिए एक ये फॉर्मूला भी आता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा टी। टाइम डिफरेंस पूछता है तो ओमेगा 1 को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हो, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। आपको वेव से अगर याद हो तो वेव में हम लोगों ने तीन तरह से फेज डिफरेंस पढ़े थे, एक ये पढ़ा था, दूसरा ये पढ़ा था, और तीसरा कौन सा होता है जो आपको दिख रहा होता है इक्वेशन में, जैसे y1 की वैल्यू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी है प्लस पाई है, और y2 की जो वैल्यू a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी है। इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस चल रहा है? वो फाई चल रहा है। तो ये फाई जो है थर्ड टाइप का था। तो आइदर ऑफ द थ्री केस से आपसे फेज डिफरेंस की डिमांड की जा सकती है। तो इक्वेशन को देख करके जो दोनों का गैप होता है वो फेज डिफरेंस होता है, वो फाई हो गया। अगर आपसे बोलता है कि टाइम डिफरेंस से रिलेट कीजिए, तो टाइम डिफरेंस से जब रिलेट करना होगा तो फिर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लेंगे, इसको डिफरेंस कर देंगे। और अगर जब पाथ डिफरेंस से बात करेगा तो फिर एक्स इसको डिफरेंस कर देंगे, तो वहां से आता है। सो ये ब्रॉड वर्जन है फेज डिफरेंस को पता करने के लिए, एक्स पर बेस्ड, टाइम पर बेस्ड और इक्वेशन पर बेस्ड। जब कोई लोकेशन देगा, डिस्टेंसेस देगा, तो इसको यूज करते हैं। इसके बाद अगर आपको ये इशू जा रहा है कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको सोर्स 1 पता करना होगा, सोर्स 2 पता करना होगा, और जो पॉइंट आपने पकड़ा उस पॉइंट को पता करना होगा। फिर ये कई लोगों ने इसको सही से यूज नहीं किया था, तो वो वॉच कर लें कि S1 से जो P पर जाती है लाइट, इसका पाथ पता करते हैं, S2 से P पर जो लाइट जाती है उसको पता करते हैं, और पाथ डिफरेंस का मतलब होता है, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है S2P चला गया लेंथ माइनस S1P, यानी S से जाने वाला इसने कितना ट्रैवल किया, इसने कितना पाथ ट्रैवल किया, दोनों के पाथ ट्रैवल्ड का डिफरेंस निकालना होता है। नाउ इस केस में आप पाओगे कि ये S1 S2 नहीं आएगा, जबकि स्ट्रेट लाइन वाले केस में वो आ रहा था। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब है यहाँ से लाइट जो चला उसने कितना पाथ ट्रैवल किया, यहाँ से जो लाइट ट्रैवल किया है उसने कितना पाथ चला है, दोनों का सेपरेशन। और ये कैसे निकालना होता है? ये ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना होता है। ट्राइंगल होगा तो फिर ट्राइंगल को यूज करेंगे, रेक्टेंगल होगा तो उसको यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन होंगे तो उनको भी करेंगे। वाईडीएससी में हम लोग एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, एक यहाँ पर स्लिट है और यहाँ पर ऐसा कुछ है। एनीथिंग एल्स और वी हैव डन? Okay, so thank you everyone then. आपने पूछा था, I mean we have to just decide if that part difference is integral or not according to choose that formula. आपको पहले पार्ट डिफरेंस निकालना होता है, फिर उसके बाद चेक करना होता है कि क्या वो वेवलेंथ से लिंक है, कैसा लिंक है, फिर फेज डिफरेंस, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड फॉलो द वीडियोस जो आपको मिला है रिकॉर्डेड। थैंक यू।